हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट कर रहे हैं हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। मॉड्यूल 1 में जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम्स। इसमें अभी तक हमने कॉजल, नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, स्टैटिक, डायनामिक और लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जिसमें अब हमें आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ फर्स्ट अगर हम देखें इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने जैसे लास्ट क्लास में हमने लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम्स के लिए देखा था, तो जितने भी हमने प्रॉब्लम्स लिए थे मोस्ट ऑफ देम उनको हमने लिया था कंटिन्यूस टाइम के लिए। लेकिन आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं समझना है कि हमने कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेक करना तो सीखा, लेकिन डिस्क्रीट टाइम के लिए हमें नहीं आता। बस आपको टी को एन से रिप्लेस करना है। सारा जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। वैसे ही आप प्रोसीजर लेकर के जैसे आपने प्रॉपर्टीज चेक की हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए, बिल्कुल वैसे ही आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक ली, अगर हमें चेक करना है कि कौन सा सिस्टम इन्वर्टिबल होगा, कौन सा नॉन इन्वर्टिबल होगा, तो इन्वर्टिबल सिस्टम्स अगर हम डिफाइन करें तो सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ the system produces distinct output for distinct input. If distinct input produces distinct outputs, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो आउटपुट भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। इसको आप दूसरे वर्ड्स में और कह सकते हैं कि किसी भी दो इनपुट्स के लिए हमारा आउटपुट सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके पास सिस्टम का आउटपुट है तो आप आउटपुट को देखकर अगर इनपुट को एनालाइज कर सकें कि अगर सिस्टम का आउटपुट ये है और उससे हम अगर कैलकुलेट कर सकें कि इनपुट कैसा रहा होगा, तो वैसे सिस्टम को आप क्या नाम देते हैं, इन्वर्टिबल सिस्टम्स। मतलब इसमें आप और लिख सकते हैं इफ इनपुट can be determined by observing the output। अगर हम आउटपुट को देखकर अपने इनपुट को आइडेंटिफाई कर सकें तो ऐसे सिस्टम्स को आप कहते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम, जिसमें डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट आए, आउटपुट को देखकर हम इनपुट को एनालाइज कर सकें। इसको आप ऐसे भी कहते हैं कि जो सिस्टम 1-to-1 मैपिंग को फॉलो करता है। मतलब 1-to-1 मैपिंग जैसे आप सेट थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर हमने मान लिया कि हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है फॉर इनपुट और दूसरा हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है फॉर आउटपुट, तो हर इनपुट के सेट की एक वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट के सेट की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनपुट के एक से ज़्यादा इनपुट्स के लिए हमारे आउटपुट के सेट का पर्टिकुलर एक ही वैल्यू हमारी सेलेक्ट हो रही हो। तो वैसे सिस्टम को आप क्या बोलते हैं कि वो क्या फॉलो कर रहा है, 1-to-1 मैपिंग फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया, सपोज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए आउटपुट इनपुट रिलेशन गिवन है yt इज इक्वल्स टू 4 times x ऑफ t। आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम हमारा इन्वर्टिबल होगा तो उसके लिए इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ इनवर्स सिस्टम सच दैट इफ द इनवर्स सिस्टम इज कैस्केडेड विद द ओरिजिनल सिस्टम देन द आउटपुट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम विल बी द इनपुट इटसेल्फ। मतलब अगर हमारे पास कोई इन्वर्टिबल सिस्टम है तो उस सिस्टम के लिए, अगर आपके पास ये कोई इन्वर्टिबल सिस्टम है तो इस सिस्टम के लिए एक इसका इन्वर्स सिस्टम डिज़ाइन करना पॉसिबल होगा, जिससे अगर हम यहाँ से x ऑफ t अप्लाई करें और वापस हमें यहाँ पर अगर हमने इन्वर्स सिस्टम को इसके साथ कैस्केड कर दिया तो यहाँ जो आउटपुट होगा वो वापस हमें क्या मिलेगी, वैल्यू, इनपुट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, इस ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन और उसके इन्वर्स के ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, अगर दो ब्लॉक सीरीज में होते हैं तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कितना होना चाहिए, यूनिटी, जिससे कि x ऑफ t इंटू ओवरऑल का ट्रांसफर फंक्शन 1, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में फिर से क्या मिल जाए, x ऑफ t मिल जाए। तो ऐसे सिस्टम को हम इन्वर्टिबल सिस्टम्स कहते हैं जिनके लिए डिस्टिंक्ट इनपुट्स डिस्टिंक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करें, आउटपुट को देखकर आप इनपुट बता सकें और उस सिस्टम के लिए आप एक इन्वर्स सिस्टम डिज़ाइन कर सकें जिसको अगर हम कैस्केड कर दें ओरिजिनल सिस्टम के साथ तो जो ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट हो वो किसके बराबर हो, इनपुट के बराबर। मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उस ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू या फिर गेन की वैल्यू कितनी हो, हमारी यूनिटी के बराबर हो। जैसे मान लीजिए
अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x ऑफ t, तो पहली चीज़ यहाँ से अगर आप देखें तो आप आउटपुट को देखकर इनपुट अगर आपको बताना होता तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स y ऑफ t। 1-to-1 मैपिंग अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सपोज ये x ऑफ t की वैल्यूज़ के लिए अगर आप यहाँ y ऑफ t की वैल्यूज़ चेक कर लें, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x ऑफ t। डिस्टिंक्ट इनपुट्स अप्लाई कीजिए, सपोज x ऑफ t इज 0, देन y t इज इक्वल्स टू 0, 4 times 0 that is 0, x of t is -1 then y of t is equals to -4, x of t is +1 then y of t is equals to +4। ऐसे आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे तो दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपको एक सिंगल आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब ये जो सिस्टम है हमारा ये कैसा है, इन्वर्टिबल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऐसा सिस्टम ले लिया, सपोज y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ t, मतलब सिस्टम का प्रॉपर्टी सिस्टम की क्या है, जो भी हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो उसको हमें स्क्वायर्ड करके आउटपुट में दे रहा है। तो अगर इसके लिए आप चेक करते x ऑफ t और y t के बीच 1-to-1 मैपिंग है या नहीं, तो आपको दिख जाएगा यहाँ से कि अगर हम y ऑफ t ले रहे हैं दैट इज एक्स स्क्वायर ऑफ t, तो x ऑफ t की वैल्यू 0 के लिए 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा, +1 के लिए 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -1 के लिए भी आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी, +2 के लिए भी 4 मिलेगी वैल्यू, और -2 के लिए भी वैल्यू क्या मिलेगी, 4। तो हम क्या देख रहे हैं, एक से ज़्यादा इनपुट्स के लिए जो आउटपुट है हमारा वो कॉमन है, सेम है, इसलिए ये सिस्टम हमारा कैसा होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। अब जैसे इन्वर्स सिस्टम की अगर हमने बात की, जब आप यहाँ तो एक्चुअली अभी आपने ट्रांसफॉर्म नहीं देखे हैं, लेकिन सपोज हमारे पास एक सिस्टम अगर ऐसा होता y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ to ∞ x ऑफ n। ये एक्चुअली इस सिस्टम को हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। जो कैसे इसका आउटपुट कैसे मिल रहा है, -∞ से लेकर ∞ तक आपने जो भी इनपुट्स अप्लाई किए हैं, या एक्चुअली यहाँ पर अगर हम -∞ to n ले लें, ये k की वैल्यू है x ऑफ k, -∞ to n x ऑफ k। तो इस सिस्टम के लिए अगर हम आउटपुट देखें तो इसके लिए जो आउटपुट होता है, अगर आप ट्रांसफॉर्म डोमेन में देखेंगे तो इफ़ y ऑफ n के लिए ट्रांसफॉर्म, हम आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को, अगर ये ट्रांसफॉर्म को हमने नाम दिया है y ऑफ z, ठीक है, या फिर अगर हमने x ऑफ n, अगर हम इनपुट को कंसीडर कर रहे हैं, x ऑफ n इनपुट के लिए अगर हमारा ट्रांसफॉर्म हो x ऑफ z, तो एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ to n x ऑफ k, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है दैट विल बी 1/1 माइनस z इनवर्स इनटू जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्म था x ऑफ z। तो अब अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम के लिए हम एक इन्वर्स सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। इस सिस्टम के लिए जो इन्वर्स सिस्टम होगा इसका हम अगर इन्वर्स सिस्टम देखें तो अगर हमने एक ऐसा आउटपुट ले लिया जहाँ पर सपोज हम इन्वर्स सिस्टम के आउटपुट को z ऑफ n नाम अगर दें, तो z ऑफ n इज इक्वल्स टू yn माइनस y ऑफ n माइनस 1। मतलब जहाँ पर जो आउटपुट है अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो वैल्यू होगी, जो दो कंसेक्यूटिव आउटपुट्स हैं, मतलब एक हमारा n-1, ये एक प्रीवियस आउटपुट है और ये प्रेजेंट आउटपुट है, इनका जो डिफरेंस होगा अगर वो हमने उसको अगर z ऑफ n डिफाइन किया, तो फिर से अगर मान लीजिए कि x ऑफ z ऑफ n के लिए अगर z ट्रांसफॉर्म z ऑफ z से आप लिख रहे हैं, तो z ऑफ, जैसे y के लिए अगर सपोज y ऑफ n के लिए अगर ट्रांसफॉर्म आपने y ऑफ z से लिखा है, तो y ऑफ n-1 का ट्रांसफॉर्म आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से देखेंगे, वैल्यू क्या होगी, z इनवर्स टाइम y ऑफ z। जितने भी टाइम आप टाइम शिफ्टिंग करते हैं उतनी ही पावर z का मल्टीप्लाई हो जाता है जो भी एक्चुअल ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसलिए यहाँ से अगर आप देखें तो इसका जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्म होगा, सपोज हम इसको y डैश ऑफ n कह देते हैं, ठीक है, इनवर्स के लिए, तो y डैश ऑफ z, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 माइनस z इनवर्स टाइम्स y ऑफ z। तो अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/1 माइनस z इनवर्स और ये 1 माइनस z इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को फिर से हम कह सकते हैं ये कैसा है हमारा, इन्वर्टिबल सिस्टम। इसके लिए हम एक इन्वर्स सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको हम कैस्केड अगर कर दें तो वो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ये सिस्टम क्या है हमारा, एक इन्वर्टिबल सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम कैसा हमारा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है। तो आप कुछ वैल्यूज़ को इस 1-to-1 मैपिंग से चेक कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज हमारे पास ऐसा रिलेशन होता कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ xt, आप इसको भी चेक कर सकते थे, x ऑफ t की डिफरेंट वैल्यूज़ लीजिए,
और उसके अकॉर्डिंग y ऑफ t की वैल्यू देखिए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t। तो अगर आप x ऑफ t की जगह 0 लेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, -1 लेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, +1 लेंगे तो भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको yt की 1 मिलेगी, +j लेंगे तो भी इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा 1, और -j लेंगे तो भी मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा 1। तो अब हमें क्या दिख रहा है 4 डिफरेंट इनपुट्स हैं और उन सब के लिए आउटपुट जो हमारा है वो क्या है, कॉमन है, दैट इज 1। तो इसलिए ये सिस्टम भी हमारा कैसा होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। ठीक है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप इन 1-to-1 मैपिंग को चेक करके सिस्टम के लिए टाइम इन ये हमारा इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है उसको आप बता सके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में वहाँ पर हम कुछ यूज़ करते हैं टेस्ट सिग्नल्स। हम नॉर्मली कुछ टेस्ट सिग्नल्स यूज़ करते हैं जब आपके दो सिग्नल्स का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर आपको आउटपुट में मिल रहा है और उस सिस्टम के लिए अगर आपको टाइम इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है कि इन्वर्टिबल सिस्टम है या नहीं है जैसे, तो वहाँ पर हम कुछ टेस्ट सिग्नल्स यूज़ करेंगे जिसके लिए नॉर्मली आप क्या ले सकते हैं, इनपुट की जगह या तो ut या फिर ut और u ऑफ माइनस ऑफ ut अप्लाई करके देखिए, या फिर del t और माइनस del t अप्लाई करके देखिए, या फिर आप ut और 2ut भी अप्लाई करके देख सकते हैं, u ऑफ माइनस t अप्लाई करके देख सकते हैं, del t और 2 del t अप्लाई करके देख सकते हैं। ये सभी कंटिन्यूअस के केस में। और अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो फिर आप un अप्लाई कीजिए और माइनस ऑफ un अप्लाई करके देखिए क्या इन दोनों के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, या फिर del n और माइनस del n अप्लाई करके देखिए क्या इन दोनों के लिए सेम आउटपुट आ रहा है। आप चाहें तो 2u ऑफ n और 2 del ऑफ n भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे सिस्टम्स के लिए हम ये टेस्ट सिग्नल्स यूज़ करेंगे, जैसे सपोज आपके पास कोई आउटपुट इनपुट रिलेशनशिप गिवन है ऐसी कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू सपोज गिवन है हमारे पास sin t टाइम्स x ऑफ t। ठीक है, अब आप 1-to-1 मैपिंग से अगर चेक करेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम xt की जगह पर सपोज हमने इनपुट अप्लाई किया, कौन सा टेस्ट सिग्नल, del t अप्लाई करें, तो फॉर x ऑफ t इज इक्वल्स टू del t, अगर हम इस आउटपुट को देखें तो क्या होगी वैल्यू, y ऑफ t इज इक्वल्स टू sin t इंटू del t। अब हमें प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन पता है, अगर हम किसी भी सिग्नल xt को del t के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये सिग्नल सिर्फ 0 पर एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को 0 पुट करते हैं, यहाँ से t की जो वैल्यू मिली उसको x में पुट करते हैं, x ऑफ 0 इंटू del ऑफ t। ऐसा आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको डाउट हो तो आप उसको देख सकते हैं एक बार और। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इसकी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, y ऑफ t इज इक्वल्स टू t की जगह पर क्या पुट करेंगे तो ये फंक्शन 0 होगा 0, तो इसलिए वैल्यू क्या होगी sin 0 इंटू del ऑफ t, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। फिर से अगर हम एक दूसरा इनपुट अप्लाई करें फॉर x ऑफ t इज इक्वल्स टू सपोज हमने 4 del t अप्लाई कर दिया, ठीक है, या अगर आप माइनस del t अप्लाई कर देते, ठीक है, तो उसके लिए अब आउटपुट क्या होगा, y ऑफ t इज इक्वल्स टू sin t इंटू 4 टाइम्स del ऑफ t। अब अगर देखिए ये दोनों इनपुट्स अलग हैं, पहले हमने del t अप्लाई किया, अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं 4 del t, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से ये जो वैल्यू होगी 4 टाइम्स sin 0 इंटू del ऑफ t और फिर से sin 0 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 0। तो क्या देख रहे हैं हम, दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए हमारा जो सिस्टम है वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 0। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलेंगे, ये कैसा हमारा नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है। अगर हमने एक दूसरा सिस्टम ले लिया, सपोज हमारे पास कोई ये सिस्टम है y ऑफ t या y ऑफ n ले लें अगर हम, दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ n इंटू x ऑफ n माइनस 1। ठीक है, आप किसी भी टेस्ट सिग्नल से यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में कि लेट, अगर हमने देखा फॉर इनपुट x ऑफ t या x ऑफ n, तो हमारा आउटपुट ये जो हमारा, हमने कोई टेस्ट सिग्नल यूज़ नहीं किया, हम सिंपल xn के लिए देख रहे हैं, या आप चाहें तो ठीक है इसको अगर हम u ऑफ n के लिए देख लें, ठीक है, तो un के लिए आउटपुट क्या होगा un टाइम्स u ऑफ n माइनस 1। और अगर हम फॉर इनपुट माइनस ऑफ un के लिए देखें, अगर हमने अब पहले un इनपुट अप्लाई किया था, अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं
माइनस यू ऑफ एन। तो आउटपुट क्या होगा, y ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू ऑफ एन मल्टीप्लाइड विथ माइनस ऑफ यू ऑफ एन माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस होकर फिर से ये आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यू एन टाइम्स यू ऑफ एन माइनस वन। ये आउटपुट और ये आउटपुट क्या दिख रहा है आपको, सेम है, जबकि इनपुट्स जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, इसलिए सिस्टम भी हमारा कैसा होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, सपोज एक और हम अगर चेक करें, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है आउटपुट इनपुट रिलेशन y ऑफ n इज इक्वल्स टू सपोज x ऑफ n प्लस टू फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इफ इट इज इक्वल्स टू x ऑफ n फॉर n लेस देन माइनस वन। ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसके लिए आउटपुट yn की वैल्यू x ऑफ n प्लस टू है, कब के लिए, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और अगर n की वैल्यू लेस देन माइनस वन है तो उसके केस में हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर है x ऑफ n। अब अगर आपको इस सिस्टम के लिए इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है तो अगर हम फॉर xn इज इक्वल्स टू डेल n अगर आप देखें तो आउटपुट yn की वैल्यू क्या होगी, डेल ऑफ n प्लस टू फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ये डेल ऑफ n प्लस टू कहाँ एग्जिस्ट करता है, आप कैसे देखते हैं एग्जिस्टेंस, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को आप पुट करते हैं 0 और इसका एग्जिस्टेंस आप अगर देखते हैं तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिली माइनस टू, मतलब ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस टू पर। लेकिन ये किसके लिए डिफाइंड है, n ग्रेटर देन 0 के लिए, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आप यहाँ से भी देखें, अगर आप लिखेंगे y ऑफ n इज इक्वल्स टू डेल ऑफ n तो भी n लेस देन माइनस वन के लिए, तो मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, अगर हम फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए देखें तो ये वैल्यू कितनी है, 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए। ऐसे ही अगर हम फॉर xn इज इक्वल्स टू अगर हम ले लेते 2 डेल ऑफ n, तो 2 डेल ऑफ n के लिए जो हमारा आउटपुट होता है उसकी वैल्यू क्या होती, y ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल ऑफ n प्लस टू फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से ये फंक्शन तो वहीं एग्जिस्ट कर रहा है, n इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो माइनस टू पर एग्जिस्ट कर रहा है, और n ग्रेटर देन 0 के लिए देख रहे हैं तो ये वैल्यू फिर से हमें क्या मिलेगी, 0। तो हम क्या देख रहे हैं, दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए फिर से जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, सेम। इसलिए आप क्या कहेंगे, ये भी जो सिस्टम है हमारा, ये कैसा सिस्टम है, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। ठीक है, तो इस टाइप से आप सिस्टम के लिए इन्वर्टिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि अगर सिस्टम हमारा एक से ज़्यादा इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल होगा, और अगर डिस्टिंक्ट इनपुट डिस्टिंक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सिस्टम हमारा इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा सिस्टम्स के लिए स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। देखिए, इसके बारे में आप डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट अप्रोच से डील करते हैं, बहुत कुछ पढ़ रखा होगा आपने सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। यहाँ सिग्नल्स में जब हम इसके लिए डीप में स्टडी करेंगे तो जब हम ट्रांसफॉर्म डोमेन में बात करेंगे, जब हम ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ से ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ते होंगे लैप्लास के टर्म्स में, वैसे अगर हम स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम जो एक कॉमन क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, दैट इज़ बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया। अगर कोई सिस्टम इस बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जिसको आप शॉर्ट में BIBO स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं, तो हम उस सिस्टम को स्टेबल एज्यूम करते हैं। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का क्या मतलब है, अगर हम किसी सिस्टम में बाउंडेड इनपुट अप्लाई करें, बाउंडेड इनपुट आप देख चुके हैं, मतलब ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू टाइम के हर इंस्टेंट पर क्या हो, फाइनाइट हो। किसी भी इंस्टेंट पर हम देखें तो वो इनपुट हमारा फाइनाइट वैल्यू अगर रखता है, तो ऐसे इनपुट के लिए जो सिस्टम का आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। मतलब फॉर, या ऐसे लिख सकते हैं आप, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी बाउंडेड फॉर बाउंडेड इनपुट्स। दैट इज, अगर हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस अप्लाइड इनपुट का मैग्नीट्यूड
0 से इन्फिनिटी के बीच है, ठीक है, 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो, अगर इन्फिनिटी से छोटा हो, फॉर x ऑफ t इन बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, अगर x ऑफ t हमारा फाइनाइट है, देन आउटपुट मस्ट बी, आउटपुट भी जो हमारा होना चाहिए उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए आउटपुट का, वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू भी हमारी लेस देन इन्फिनिटी आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड है फॉर बाउंडेड इनपुट, तो ये क्राइटेरिया अपने आप में ये भी बताती है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा इस सिस्टम का वो टाइम के साथ टेंड करेगा 0 के लिए। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट implies that impulse response must tend to 0 as time t tends to infinity। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो अगर कोई सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल है और वो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो टाइम के साथ डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझिए कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इम्पल्स इनपुट। अगर हमने किसी सिस्टम में इम्पल्स इनपुट कैसा होता है, जो एक मोमेंटरीली आपके लिए एग्जिस्ट करता है, तो अगर हमारे सिस्टम में हमने एक पल्स देकर छोड़ दिया, उसके बाद हमने इनपुट अगर रिमूव कर लिया, तो अगर वो सिस्टम स्टेबल है तो उसके लिए जो आउटपुट भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया और चला गया इनपुट, तो उसके लिए आउटपुट भी टाइम के साथ क्या होना चाहिए, जब अगर हमने इनपुट हटा लिया है तो फाइनली आउटपुट भी क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसलिए बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट को अगर आप टाइम डोमेन में लिखते हैं, तो वहाँ से हमारे पास ये भी रिजल्ट आता है कि जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए इम्पल्स फंक्शन का, इम्पल्स रिस्पॉन्स का, वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। मतलब अगर हम -∞ टू +∞ मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ टाउ डी टाउ अगर हम ये इंटीग्रेट करें, तो ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। मतलब जो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम हम ले रहे हैं तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर यही डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हम लेते हैं तो क्या लिखते हैं हम, k इज इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी h ऑफ k का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो फिर से लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब टाइम डोमेन में अगर हम बातें करते हैं तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं, क्योंकि टाइम डोमेन में हमारे पास क्या है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। यही चीज़ जब हम ट्रांसफर फंक्शन के केस में बात करते हैं तो फिर वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की जब बात करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन को लेकर डील करते हैं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा होगा, जैसे कंट्रोल में भी आप जो पढ़ते हैं कि सिस्टम के सारे पोल्स कहाँ लाई करने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, तो वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जो सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स होता है, वहाँ पर आप CT से नॉर्मली आप रिस्पॉन्स को लिखते हैं, तो ये CT हमारे दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक CT स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो अगर कोई सिस्टम स्टेबल होना है तो उसके केस में आप क्या देखते हैं कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी c ऑफ t ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इट मस्ट बी 0। जब तक सिस्टम के ट्रांजिएंट्स वैनिश नहीं होंगे तब तक वो अपने स्टेडी स्टेट में रीच नहीं कर पाएगा और तब तक फिर उस सिस्टम को हम स्टेबल नहीं कह सकते। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स 0 होना ही चाहिए। और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स 0 कब होगा, जैसे आपके पास CT को इस फॉर्म का अगर आता है 4 + e⁻⁻2t + e⁻⁻3t, तो ये आप जानते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी से, t से इसको ये इंडिपेंडेंट टर्म है, मतलब ये कौन सा रिस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, और ये जो पार्ट है ये हमारा कौन सा रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो आप अगर देखें यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन अगर होगा तब तो टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये टर्म 0 हो जाएंगे, ट्रांजिएंट्स वैनिश हो जाएंगे और आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट को रीच करेगा। लेकिन अगर यहाँ साइन नेगेटिव नहीं होता तो ये सिस्टम, ये जो वैल्यू है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाती, इनफाइनाइट। तो उस केस में सिस्टम क्या हो जाता, अनस्टेबल। तो आपने ये भी देखा होगा कि ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में एक्सपोनेंशियल में जो ये टर्म्स आते हैं ये डायरेक्टली वैल्यूज होती हैं पोल्स की, इसलिए आप क्या बोलते हैं, सिस्टम के जो पोल्स होने चाहिए ये पोल्स कहाँ लाई करने चाहिए, इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। जब तक ये पार्ट नेगेटिव नहीं होगा तब तक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टाइम के साथ 0 नहीं होगा और फिर सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये सब जब हम लैप्लास के लिए बात करेंगे तो उस टाइम में हम ये चीज़ें हम डील करेंगे। अभी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट अगर हमने क्राइटेरिया लिया, सपोज हमारे पास
ये एक बहुत ही गहरा कंटेनर है, ठीक है, बहुत गहरा मतलब एज्यूम कीजिए कि बहुत ही ज़्यादा गहरा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कोई एक बॉल रख दी हमने। अब अगर आप इस बॉल पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब वो क्या है, आपका फोर्स इनपुट है, ठीक है। अब अगर ये इनपुट हमारा कैसा अप्लाई किया, अगर आपने ये इनपुट फाइनाइट अप्लाई किया, ठीक है, फाइनाइट मतलब आपने भले ही बहुत जोर से इस पे पुश किया, लेकिन वो जो जितनी जोर से आपने पुश किया अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइनाइट है तो क्या होगा, ये बॉल कुछ देर के लिए हो सकता है टकरा कर यहाँ तक आए, फिर यहाँ वापस आएगी, फिर ये इस तरफ कुछ आएगी, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ इसका जो डिस्टेंस है मीन से वो डिस्टेंस कम होती जाएगी और फाइनली ये बॉल वापस आकर अपने इस जगह पर रुक जाएगी, मतलब ये फिर से अपने स्टेडी स्टेट को गेन कर लेगी। तो ये सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम है, एब्सोल्युटली स्टेबल, क्योंकि बॉल इस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकती अगर हम फोर्स इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं जब तक उसका मैग्नीट्यूड कितना है, फाइनाइट है, ठीक है। एक आप सिस्टम ऐसा एज्यूम कीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम है और यहाँ आपने बॉल रख दी। अब अगर ये हाइट जो है अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इस पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स तक जब तक अप्लाई करते रहेंगे तब तक हो सकता है ये बॉल वापस अपने स्टेडी स्टेट में आ जाए। यहाँ तक आपने किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऑसिलेट होकर फाइनली ये यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन किसी फाइनाइट वैल्यू ऑफ इनपुट, फाइनाइट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए ही हो सकता है ये बॉल क्या हो जाए, इस कंटेनर से बाहर चली जाए, फिर वापस अपने स्टेडी स्टेट में वो कभी नहीं आ पाएगी। तो मतलब ये जो सिस्टम है एक पर्टिकुलर इनपुट तक के लिए स्टेबल है और उस इनपुट के बाद ये सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, अनस्टेबल है। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या नाम देते हैं, मार्जिनली स्टेबल और कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। कंडीशनली स्टेबल मतलब एक क्रिटिकल वैल्यू होगी फोर्स की, जब तक हम जितना उतने मैग्नीट्यूड तक के फोर्स के लिए बॉल इसके बाहर नहीं जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये सिस्टम के बाहर बॉल चली जाएगी और उसके बाद वापस इसका स्टेडी स्टेट कभी नहीं आएगा। तो ये हमारा एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम है। ये एब्सोल्युटली स्टेबल है क्योंकि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को ये सिस्टम फॉलो कर रहा है। ये क्या है, कंडीशनली स्टेबल है। और अगर हमने एक ऐसा सिस्टम लिया और यहाँ पर बॉल रखा, एक तो रख नहीं पाएंगे शायद, अगर रख भी लिया बहुत मुश्किल से, तो क्या होगा, एक हल्का सा अगर इस पर फोर्स किसी ने इनपुट अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, बॉल यहाँ से हट जाएगी और वापस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बॉल वापस यहाँ पर फिर से आ जाए। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है एब्सोल्युटली अनस्टेबल सिस्टम, जो एक इनपुट, किसी भी इनपुट के लिए, जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट के लिए सिस्टम हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, इसके लिए जो आउटपुट है वो कैसा है, अनबाउंडेड है, मतलब वापस ये अपने स्टेडी स्टेट में नहीं आ सकता। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये हमारा कैसा है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो अब ये अनस्टेबल स्टेबल सिस्टम्स को चेक करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो ये क्राइटेरिया है। हमें एक फाइनाइट इनपुट अप्लाई करना है, बाउंडेड इनपुट अप्लाई करना है, और उनके लिए हमें आउटपुट देखना है कि क्या सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड है या नहीं है। तो इसके लिए भी फिर से जो आप टेस्ट सिग्नल्स यूज करेंगे वो टेस्ट सिग्नल्स वही रहेंगे। नॉर्मली जो आप टेस्ट सिग्नल्स यूज कर सकते हैं वो क्या, xt इज इक्वल्स टू आप यूज कर सकते हैं ut, xt इज इक्वल्स टू आप यूज कर सकते हैं चाहे तो, जैसे आप साइन या कॉस के सिग्नल्स यूज कर सकते हैं, साइन t, कॉस t, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या है, फाइनाइट है। ut अगर आपने कहा तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, चाहे टाइम की वैल्यू कुछ भी हो जाए। साइन t या कॉस t, इनके लिए हम जानते हैं मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करता है, एम्पलीट्यूड 1। अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा मतलब ये वैल्यू प्लस और माइनस 1 के बीच होगी, ये वैल्यू भी प्लस और माइनस 1 के ही बीच होगी। तो आप ये स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं जिनको आप टेस्ट सिग्नल की तरह यूज कर सकते हैं। तो चेक बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास सपोज एक सिस्टम के लिए आउटपुट इनपुट रिलेशनशिप गिवन होता, y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ t। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम कोई भी बाउंडेड इनपुट अप्लाई करते हैं, बाउंडेड इनपुट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, अगर हम x की जगह फाइनाइट कोई भी वैल्यू अप्लाई कर लें, भले वो वैल्यू कितनी हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो, तो ये आउटपुट क्या होगा, उसका स्क्वायर। 2 लाख का स्क्वायर भी जो वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। तो इसलिए वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने ले लिया फॉर x ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t, तो ut के लिए जो आउटपुट होगा वो y ऑफ t क्या होगा, u ऑफ t का होल स्क्वायर। u ऑफ t का होल स्क्वायर मतलब अगेन ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ut की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर भी क्या मिलेगा आपको, 1 फॉर t ग्रेटर देन 0। तो उसको फिर से क्या कह सकते हैं हम, ut
तो हम क्या देख रहे हैं, बाउंडेड इनपुट के लिए जो आउटपुट है हमारा वो कैसा है, बाउंडेड है, इसलिए सिस्टम क्या है हमारा, स्टेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन t इंटू एक्स टी। अब फिर से अगर इसमें आप कोई भी बाउंडेड इनपुट अप्लाई करें फॉर, अगर हमने इनपुट ले लिया x ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये जो साइन t, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑफ t देखें, मैग्नीट्यूड y t का कितना होगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू साइन t का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t। x ऑफ t का मैग्नीट्यूड, ut का मैग्नीट्यूड, अगर आप xt की जगह ut ले रहे हैं तो ut का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 फॉर t ग्रेटर देन 0। और साइन t की वैल्यू कभी भी, ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये वैल्यू कहाँ रहेगी, -1 से 1 के बीच में होगी, मतलब मैग्नीट्यूड उसका हमेशा -1 और 1 के बीच ही रहेगा। तो xt की जो भी वैल्यू है, हमेशा जो yt का मैग्नीट्यूड आएगा, हम क्या देख रहे हैं इस रिलेशन से कि yt का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t, क्योंकि ये जो साइन t है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू xt का मैग्नीट्यूड, तो मतलब yt का मैग्नीट्यूड हमेशा xt से छोटा होगा। और अगर आपने बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया, मतलब xt का मैग्नीट्यूड अगर इन्फिनिटी से कम है, तो ऑटोमेटिकली आपको yt का भी मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा। इसलिए फिर से ये सिस्टम हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम क्या हमारा स्टेबल है। अगर आप एक सिस्टम एज्यूम करें y ऑफ t इज इक्वल्स टू, या y ऑफ n ले लें अगर, n इंटू एक्स ऑफ n। अब ये सिस्टम कैसा होगा, आप अगर इसमें फॉर xn इज इक्वल्स टू un, अगर आपने un पुट कर दिया, ठीक है, तो अब ये सिस्टम का आउटपुट क्या होगा, y ऑफ n इज इक्वल्स टू n टाइम्स un। n टाइम्स un को अगर आप ड्रॉ करेंगे, मतलब वैल्यू n के बराबर होगी फॉर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे ये n के रिस्पेक्ट में अपना y ऑफ n, तो n इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू 0, 1 पर ये वैल्यू 1, 2 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 पर 3। तो हम क्या देख रहे हैं, n के साथ ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसी सिग्नल को आप और किस नाम से जानते हैं, रैंप फंक्शन r ऑफ n के नाम से, जो क्या होता है टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है। तो टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी या n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो इस आउटपुट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, दैट इज अनबाउंडेड। जबकि हम जो इनपुट लेकर चले थे वो इनपुट क्या था, बाउंडेड, इसलिए फिर से ये सिस्टम क्या कहलाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, ये इसी का अगर आप देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया फॉर xt इज इक्वल्स टू ut, तो यहाँ से भी y ऑफ t की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू t u ऑफ टाउ डी टाउ। अगर आप स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, फिर से रैंप फंक्शन। ये कौन सा केस है, कंटिन्यूअस टाइम का केस है। ये कौन सा केस लिया हमने, डिस्क्रीट का केस लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इसकी वैल्यू रैंप फंक्शन, मतलब फिर से ये कैसा सिग्नल है हमारा, टाइम के साथ इंक्रीजिंग सिग्नल है। तो टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, इसलिए ये सिस्टम भी हमारा कैसा है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो इस टाइप से आप डिफरेंट टेस्ट इनपुट्स के लिए जो भी आपके पास सिस्टम्स गिवन हैं, उन सिस्टम्स के लिए आप आउटपुट देखिए, और अगर बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट बाउंडेड आता है तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, स्टेबल। अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। जैसे अब अगर आप इसको चेक करें, सपोज y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt इंटू, सपोज हमने ले लिया साइन 2t dt। ठीक है, अब अगर इस सिग्नल को देखें, जब तक ये इंटीग्रेशन नहीं लगा था, इंटीग्रेशन अगर नहीं लगा था तब तक xt इंटू साइन t ये हमारा फंक्शन जो था, आउटपुट वो कैसा था, वो हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था, मतलब वो आउटपुट हमारा टाइम की हर वैल्यू के लिए फाइनाइट था। लेकिन अब अगर इंटीग्रेशन यूज कर लिया आपने, तो अगर आप ut लेंगे तो आपको दिखेगा फिर से ये सिस्टम जो हमारा है वो क्या है, अगर सपोज हमने ये माइनस इन्फिनिटी से t ले लिया, ठीक है, अगर आप ut लेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिस्टम हमारा स्टेबल है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में xt इज इक्वल्स टू साइन 2t अगर ले लें तो हमारा आउटपुट क्या होगा, साइन 2t भी क्या है हमारा
एक बाउंडेड इनपुट है जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच है। अब अगर आप इस सिस्टम को चेक करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी sin स्क्वायर 2t dt, sin स्क्वायर 2t को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, तो 1 का जो इंटीग्रल आएगा दैट विल बी t, 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t, और उसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे -∞ तो वहाँ से आपको एक टर्म क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब जो आपका आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, अनबाउंडेड। तो इसको आप करके चेक कीजिए और फाइनली जब आप देखेंगे इसमें जो 1 वाला पार्ट होगा या 1/2 वाला जो पार्ट होगा, इसको आप क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2 dt इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t। तो यहाँ से जो दो पार्ट बनता, एक पार्ट आपका बनता 1/2, अगर हम कॉमन बाहर कर दें तो हमारा एक पार्ट बनता dt -∞ टू t, और दूसरा पार्ट हमारा बनता माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4t डिवाइडेड, ये 2 हमने बाहर कर लिया है, dt -∞ टू t। ये तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1 से 1 के बीच होगी, लेकिन ये जो पार्ट हमारा यहाँ से आपको dt का इंटीग्रेशन t मिलेगा और उसमें जब आप -∞ पुट करेंगे तो ये पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसलिए हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड, और इसीलिए सिस्टम जो हमारा होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने स्टेबल, अनस्टेबल, टाइम इन्वर्टिबल और वर्टिबल सिस्टम्स के लिए हमने देखे। अब इससे पहले हम लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक, डायनामिक, मेमोरी लेस, जिनको आपने कहा स्टैटिक सिस्टम, इन सब के लिए कर चुके हैं। अब ये आपका होमवर्क है, जितने भी आपको क्वेश्चन, जिस बुक को भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको कीजिए। अब हम अलग से, क्योंकि इसमें और टाइम नहीं दे रहा है, हमारा मॉड्यूल थोड़ा पीछे हो रहा है, जितने भी प्रॉब्लम जैसे हमने नॉन लीनियर, लीनियर के लिए लिए, उन सब के लिए आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करके देखिए। प्रॉपर्टीज़ चेक करना अब आपको आता है, हर चीज़ अगर हम यहाँ कर लें, आप खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से कीजिए, सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन क्वेश्चंस में चेक कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आप किस प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादा फील हो रहा है कि हाँ इसमें और नीड है, इसमें हमें समझ में नहीं आया या फिर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप कमेंट कीजिए, उसको हम फिर से करेंगे। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉन्वोल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉन्वोल्यूशन। देखिए अभी तक अब हम ये समझ चुके हैं कि लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन जो प्रॉपर्टी है, जो कॉन्वोल्यूशन हमारा जो टॉपिक है, ये हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। ये हमेशा एप्लीकेबल है किसके लिए, सिर्फ जो सिस्टम लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम भी है। तो कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन हम देखेंगे, कैसे क्या इसमें करना है, सब कुछ करेंगे। पहले हम ये देख लें, दो टाइप के कॉन्वोल्यूशंस हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स। तो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स के लिए जो कॉन्वोल्यूशन होगा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन होगा, इसको आप कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल भी कहते हैं, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। और यही कॉन्वोल्यूशन हमें डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए भी पढ़ना है, जहां पर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को कन्वॉल्व करेंगे, वहां पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए जो कॉन्वोल्यूशन होगा डिस्क्रीट टाइम के लिए, उसको हम कॉन्वोल्यूशन समेशन भी नाम देते हैं। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए यूज़ करेंगे कॉन्वोल्यूशन, तो वहाँ कंटिन्यूअस टाइम में इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे और डिस्क्रीट टाइम में आप समेशन यूज़ करेंगे, तो उनको कॉन्वोल्यूशन समेशन, इसको कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल हम नाम देते हैं। अब ये कॉन्वोल्यूशन हम यूज़ क्यों करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड to find output of any LTI system। ये इंपॉर्टेंट है, किसका आउटपुट हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम्स के आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। कन्वोल्यूशन इज यूज्ड टू फाइंड आउटपुट ऑफ एनी LTI सिस्टम फॉर एनी आर्बिट्रेरी इनपुट किसी भी इनपुट के लिए हम आउटपुट बता सकते हैं किसका, LTI सिस्टम का, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन, प्रोवाइडेड, क्या है कंडीशन, प्रोवाइडेड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज नोन।
तो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, हमें क्या पता होना चाहिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का हमें पता होना चाहिए कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इम्पल्स इनपुट। आप एक डेल्टा फंक्शन अप्लाई करें, अगर आपको अगर ये पता है कि किसी सिस्टम में अगर हम डेल्टा फंक्शन इम्पल्स फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट कैसा आता है। अगर आपको इम्पल्स के लिए आउटपुट पता है तो यूजिंग कन्वोल्यूशन यू कैन डिफाइन आउटपुट फॉर एनी आर्बिट्ररी सिग्नल ऑफ LTI सिस्टम्स। ठीक है, तो LTI सिस्टम अगर हमारे पास ये कोई कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम है, ये एक LTI सिस्टम है जो कैसा है, कंटिन्यूस टाइम, और इसके लिए आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स को किससे लिखते हैं आप, HT से। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, अगर ये कोई सिस्टम है, इसमें अगर आपने x ऑफ t की जगह पर क्या अप्लाई किया, डेल t, तब जो इस सिस्टम का आउटपुट है उसी आउटपुट को आपने क्या नाम दिया, इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t। तो अगर आपको इस LTI सिस्टम के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो आप इसमें कोई भी इनपुट अप्लाई अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस सिस्टम का आउटपुट बता सकते हैं। ठीक है, इस आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t। सिमिलरली अगर कोई आपके पास डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम है, ये हमारा LTI सिस्टम है, लेकिन कैसा है अब ये, अगर ये डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम है तो इसके लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब h ऑफ n। अगर आप डेल n इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए सिस्टम का आउटपुट कैसा है। तो उसके लिए अगर आपने इनपुट अप्लाई किया xn तो आप आउटपुट yn की वैल्यू बता सकते हैं यूजिंग सेम रिजल्ट, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ n। ठीक है, तो अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो हम LTI सिस्टम्स के लिए आउटपुट बता सकते हैं यूजिंग कॉन्वोल्यूशन। अब ये जो सिंबल हमने यूज़ कर लिया कॉन्वोल्यूशन का, ये अपने आप में क्या डिफाइन करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी सिंबल यूज़ कर लिया 5 × 4, तो इस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, इसका रिजल्ट आप 20 कैसे बताते हैं, ये अपने आप में सिंबल कुछ डिफाइन करता है। जैसे इसका मतलब ये होता है कि 5 को आप 4 टाइम्स ऐड कीजिए। अगर आप कंप्यूटर में इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कंप्यूटर में सिर्फ एडिशन का मतलब पता होता है, मतलब 5 को 4 टाइम्स ऐड कीजिए तो रिजल्ट क्या होगा, 20। सिमिलरली अगर आपने लिखा है कि आउटपुट हमारा yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t, तो इस कॉन्वोल्यूशन के सिंबल का कुछ मैथमेटिकल मीनिंग होगा, हम उस मीनिंग को अब देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम जो कंसीडर करेंगे, पहले हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मतलब कन्वोल्यूशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स या फिर आउटपुट ऑफ कंटिन्यूस LTI सिस्टम, हम पहले इसको देखना शुरू करेंगे। इसको देखने के लिए पहले हम बाय डेफिनेशन देखेंगे कि हम दो सिग्नल्स का बाय डेफिनेशन कन्वोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफिकल कन्वोल्यूशन जिसको हम कहेंगे। उसके बाद फिर हम कन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके देखेंगे कि अपने रिजल्ट को हम बहुत कम टाइम में ईजिली कैसे रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक होगा कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन। तो उसके लिए अब अगर हम देखें कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन, तो यहाँ पर आपने लिखा कि आउटपुट yt की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t। ठीक है, तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं, y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये जो हमारा सिंबल था कन्वोल्यूशन का, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो चीज़ हमने लिखी है h ऑफ t माइनस टाउ, h ऑफ t माइनस टाउ, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, h ऑफ माइनस टाउ प्लस t है। ठीक है, तो देखिए कन्वोल्यूशन में आप बेसिकली 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पहली चीज़, जो बेस t था, मतलब जो सिग्नल t के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेड था, उस बेस को आपने क्या किया, टाउ कर दिया। मतलब सिग्नल की वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जो चीज़ t के रिस्पेक्ट में थी, जो x एक्सिस पहले t हुआ करती थी, उस x एक्सिस को आपने क्या कर दिया है, टाउ ले लिया। ठीक है, दूसरा, एक फंक्शन पर बस आपने बेस चेंज किया और दूसरे फंक्शन पर देखिए कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। बेस को टाउ कर दिया t से, उस पर माइनस साइन है मतलब आपने एक रिवर्सल लिया है, और प्लस t का टर्म दिख रहा है मतलब हमने और क्या अप्लाई कर रखा है, शिफ्टिंग भी अप्लाई कर रखा है। तो मतलब अगर हम देखें तो कन्वोल्यूशन में हमें 3 चीज़ें करनी होती हैं। बेस को चेंज करना है t से टाउ,
सेकंड फंक्शन में आपको एक शिफ्ट प्रोवाइड करना है और एक रिवर्सल भी लेना है। तो अब हम इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो उसके लिए हमें दो सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनको हम पहले देख चुके हैं। आप अगर याद करें, हमने दो सिग्नल्स ड्रॉ किए थे, u ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट। दो केसेस में आपने ये सिग्नल ड्रॉ किया था, जब ये टी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है और जब ये टी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है। तो आपने इस सिग्नल को याद करें, आप जब ड्रॉ किया था तो ये वैल्यू अगर टी नॉट हमने नेगेटिव लिया था तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर ये u ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट की वैल्यू है फॉर टी नॉट लेस देन 0। ये जो हमने बनाया है ये किसके लिए बनाया है? टी नॉट लेस देन 0 के लिए। जब आप ये सिग्नल बनाते हैं, ये सिग्नल चाहे टी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपने देखा था शुरू ये सिग्नल कहाँ से होगा? टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी से। मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हमने, ये इसका एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से। और अगर ये टी नॉट नेगेटिव है तो ये खत्म कहाँ हो जाएगा? नेगेटिव साइड में ही टी नॉट वैल्यू पे ये एंड हो जाएगा। अपने आप में ही टी नॉट हमने लिख दिया लेस देन 0, इसलिए हम माइनस टी नॉट नहीं लिख रहे हैं। और यही सिग्नल आपने जब ड्रॉ किया था, तो अगर आपने इसको u ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट ड्रॉ किया फॉर टी नॉट ग्रेटर देन 0, तो आपने देखा था ये सिग्नल हमारा अभी भी माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, लेकिन अब वो कहाँ तक होता है एक्सटेंडेड? पॉजिटिव साइड में टी नॉट तक, क्योंकि टी नॉट इज ग्रेटर देन 0। ये दो फंक्शंस आपने ड्रॉ करने सीखे थे, ये वैल्यूज दोनों की ही u ऑफ t है, तो ये वैल्यू कितनी है? 1। तो हम इनको फिर से यूज़ करेंगे। और अब अगर हमें दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन लेना है, आगे हम देखेंगे कि हम ये जो टाइम शिफ्टिंग और रिवर्सल ले रहे हैं, तो हम चाहें तो ये रिवर्सल ht पर भी ले सकते हैं, हम चाहें तो ये रिवर्सल और शिफ्टिंग xt पर भी ले सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्वोल्यूशन है ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब आप चाहे xt को ht के साथ कन्वॉल्व करें या ht को xt के साथ कन्वॉल्व करें, रिजल्ट विल बी सेम। तो जो फंक्शन आपको दिख रहा है कि इजी फंक्शन है, जिस पर आप टाइम रिवर्सल और शिफ्टिंग लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसको आप अपना सेकंड फंक्शन, और जिसमें उसको अपना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानिए, और जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम है उसको फर्स्ट फंक्शन मानिए। ये हम आगे देखेंगे। तो कॉन्वोल्यूशन में आपको ये दो फंक्शंस फाइंड करने हैं, x ऑफ टाउ कैसा होगा, h ऑफ t माइनस टाउ कैसा होगा। अब ये दोनों चीज़ें अगर मल्टीप्लाइड हैं तो इनका रिजल्ट 0 कहाँ नहीं होगा? जहाँ ये भी फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए और ये भी फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप इस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने वाले हैं तो आप सबसे पहले वो कॉमन एरिया फाइंड करेंगे जहाँ ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं विथ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़। जहाँ भी एक भी 0 हो गया वो एरिया आपका कॉमन नहीं होगा, उसको आप हटा सकते हैं। उसके बाद फिर हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ पुट करके, सिंपल इंटीग्रेशन आएगा। तो पहले अगर हम बाय डेफिनेशन अगर हमने एक सिस्टम लिया, सपोज हम एक स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू u t and impulse response h of t is again equals to ut, then find output y of t that is equals to convolution of xt with h of t। ठीक है, कोई LTI सिस्टम है हमारे पास जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स भी ut है और उसमें जो हमने इनपुट अप्लाई किया वो भी क्या है? ut है। तो आपको उस सिस्टम के लिए आउटपुट बताना है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, दैट इज ग्राफिकली आपको कन्वॉल्व करना है इन दोनों सिग्नल्स को और बताना है कि प्रोडक्ट हमारा कन्वोल्यूशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हमें, अभी हमने लिखा कि जो yt सिग्नल होगा हमारा आउटपुट, उस yt की वैल्यू दैट इज x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t, इसकी वैल्यू क्या होनी है? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, अब ये जो x ऑफ टाउ है ये सिग्नल आपको फाइंड करना होगा। आपको क्या गिवन है? x ऑफ t गिवन है, तो x ऑफ टाउ आप वहाँ से फाइंड करेंगे। h ऑफ t गिवन है तो h ऑफ t माइनस टाउ आप वहाँ से फाइंड करेंगे। और वैल्यूज़ क्या लिख सकते हैं? एज वी हैव गिवन x ऑफ t इज ut, देयरफॉर x ऑफ टाउ विल बी u ऑफ टाउ। इसमें कोई डाउट है? अगर आप xt इज इक्वल्स टू ut कह रहे हैं तो अगर हमने यहाँ टाउ से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ भी हमने टाउ से रिप्लेस कर दिया, मतलब जो x ऑफ टाउ होगा वो किसके बराबर होगा? u ऑफ टाउ के बराबर होगा। अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये ड्रॉ कर सकते हैं आप टाउ के रिस्पेक्ट में। ये हमें x ऑफ टाउ ड्रॉ करना है जिसकी वैल्यू क्या है?
u ऑफ टाउ है। जैसे ये t अगर होता है तो ut आप ड्रॉ करते हैं। सिमिलर वे में अगर आप x ऑफ टाउ ड्रॉ करेंगे दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ टाउ, तो आपको ये ऐसा सिग्नल मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 1 है। कहाँ से? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू इज 1। ये हमारा सिग्नल आ गया u ऑफ टाउ। अब फिर से आपके पास गिवन है कि h ऑफ t इज अगेन इक्वल्स टू u ऑफ t। तो आपको फाइंड क्या करना है? कौन सा सिग्नल? x ऑफ टाउ आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है? h ऑफ t माइनस टाउ। तो h ऑफ t अगर ut है तो यहीं से h ऑफ t माइनस टाउ इसकी वैल्यू क्या होगी? u ऑफ t माइनस टाउ, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ माइनस टाउ प्लस t। ठीक है। अब अगर आप इस सिग्नल को ड्रॉ करें u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, और उन दो सिग्नल्स को याद कीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर यहाँ पर हम टाउ के बेस में, बेस हमारा टाउ है, जैसे आप माइनस टी प्लस टी नॉट ड्रॉ करते थे तो दो कंडीशंस होती थी कि जो टी नॉट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप इसके नीचे अगर ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू टाउ, अगर आपको ड्रॉ करना है h ऑफ t माइनस टाउ दैट इज u ऑफ t माइनस टाउ, और हम केस ले रहे हैं फॉर t लेस देन 0, मतलब ये जो शिफ्टिंग है, जब इस शिफ्टिंग की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमने देखा था ये सिग्नल कैसा होगा? जो स्टार्ट तो होगा माइनस इन्फिनिटी से, लेकिन अगर हमारा t नेगेटिव लिया है, हमने t लेस देन 0 लिया है, नेगेटिव अगर हमारा t है तो क्या हो जाएगा? ये सिग्नल एंड हो जाएगा कहाँ पर? नेगेटिव साइड में t पर। ये वैल्यू कितनी है? 1। अब अगर यही सिग्नल हम ड्रॉ करते, सेम सिग्नल आपने ड्रॉ किया विथ रिस्पेक्ट टू टाउ फॉर, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं h ऑफ t माइनस टाउ दैट इज u ऑफ t माइनस टाउ, और अब हम किस केस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं? फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये सिग्नल हमारा अब कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनिटी से ही शुरू होगा, लेकिन अब ये कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? पॉजिटिव साइड में t तक ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। तो आपने इस सिग्नल की वैल्यू देख ली। ये जो सिग्नल हमारा है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ इज u ऑफ टाउ, h ऑफ t माइनस टाउ इज u ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। अब हमें इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन लेना है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब अगर हम इस yt को दो केसेस में एज्यूम करें, इफ t इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ t इज लेस देन 0, उस केस में आप देखिए, अगर आप t लेस देन 0 के लिए देखेंगे, t लेस देन 0 के लिए अपने डायग्राम को देखिए, h ऑफ t माइनस टाउ को कैसा दिख रहा है आपको? अगर हम t लेस देन 0 के लिए इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करने वाले, ये हमारा x ऑफ टाउ है और ये h ऑफ t माइनस टाउ है फॉर t लेस देन 0। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको कोई रिजल्ट मिलेगा? क्या इन दोनों सिग्नल्स के बीच कोई कॉमन एरिया है? जब ये सिग्नल शुरू हुआ उसके पहले ये सिग्नल स्टार्ट होकर एंड हो चुका है, मतलब जहाँ इसकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वहाँ ये वैल्यू 0 हैं, जहाँ इसकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वहाँ इसकी वैल्यू 0 है। तो आप कह सकते हैं कि इस जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम t की किसी भी वैल्यू लेस देन 0 के लिए अगर देखेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? 0, और उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 for t less than 0 as no common area exist। कोई कॉमन एरिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? t लेस देन 0 के लिए 0 होगी। अब अगर हम देखें फॉर t ग्रेटर देन 0, ठीक है, t ग्रेटर देन 0 मतलब ये सिग्नल तो हमारा x ऑफ टाउ, जो इसमें हम u ऑफ टाउ लिख रहे हैं, ये तो हमेशा ऐसा ही सिग्नल है। जो दूसरा हमने सिग्नल लिख रखा है u ऑफ t माइनस टाउ, इसकी वैल्यू t ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसी है। अब क्या इन दोनों सिग्नल्स में कोई कॉमन एरिया है? ये सिग्नल 0 से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये जो एरिया है 0 से लेकर t टाइम तक का, वो इस सिग्नल में भी है और इस सिग्नल में भी है, मतलब इस ड्यूरेशन में इस सिग्नल की वैल्यू भी 1 है और इस सिग्नल की वैल्यू भी 1 है। तो हमें कॉमन एरिया कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? सपोज ये कोई इंस्टेंट है t, तो हमें 0 से लेकर t तक ये सिग्नल भी 1 मिलेगा और ये सिग्नल भी 1 मिलेगा। तो अगर इसी रिजल्ट को हम लिखें फॉर t ग्रेटर देन 0, देन y ऑफ t इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, टाउ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, उस बीच में हमारा u ऑफ टाउ फंक्शन भी 1 है और u ऑफ t माइनस टाउ फंक्शन की वैल्यू भी 1 है। तो 1 इंटू 1 इंटू डी टाउ, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू क्या आई, डी टाउ का इंटीग्रेशन, डी टाउ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टाउ, और इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू t, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, t माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू t। तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि yt की वैल्यू 0 होगी फॉर t लेस देन 0 एंड yt इज इक्वल्स टू t फॉर t ग्रेटर देन 0। आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का भी साइन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इक्वल टू लेंगे तो t की वैल्यू 0 मिलेगी, तो इंटीग्रेशन 0 टू 0 ही होगा, वो वैल्यू आपको 0 मिलेगी, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लें तो इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके आप फाइनली लिख सकते हैं कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0 एंड इट इज इक्वल्स टू t फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इन वैल्यूज़ को देखिए, अगर आप इसको एक स्टेप में कहना चाहते हैं इसी स्टेटमेंट को कि yt की वैल्यू t होगी लेकिन t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए t होगी, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, अगर कोई चीज़ सिर्फ 0 के बाद एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए आप उसके साथ कौन सा फंक्शन लगा कर लिखते हैं, u ऑफ t, कॉजल सिग्नल है, तो इसलिए आप yt को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू t टाइम्स u ऑफ t। एक ही स्टेटमेंट में अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं yt इज इक्वल्स टू t इंटू यू टी, और t इंटू यू टी फंक्शन को क्या बोलते हैं आप, दैट इज इक्वल्स टू रैम्प फंक्शन r ऑफ t। t इंटू यू टी को अगर आप ड्रॉ करते, अगर इसका ग्राफ, अगर ये t के रिस्पेक्ट में आप yt ड्रॉ कर रहे हैं तो ut लगा है, मतलब 0 के बाद ही ड्रॉ करना है, दिख भी रहा है आपको, t इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू 0, 1 पे 1, 2 पे 2, तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसकी वैल्यूज़ अगर आप देखें तो क्या होगा, स्लोप किसका कितना है, 1, ये वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी t इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 पर। तो हमारे पास अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आ गया कि अगर हम ut को ut के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रैम्प फंक्शन rt आएगा, ठीक है। ये एक रिजल्ट आ गया, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। सपोज अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि सपोज ऐसा आपको गिवन है h ऑफ t इज इक्वल्स टू डेल t एंड x ऑफ t इज इक्वल्स टू यू टी, आपको आउटपुट बताना है y ऑफ t इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। अभी हमने लिखा आउटपुट yt की वैल्यू क्या होगी, LTI सिस्टम है तो x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t, और इसको आपने लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अब अगर आप इसकी वैल्यूज देखें फिर से, अगर xt हमारा ut है तो x ऑफ टाउ क्या होगा, u ऑफ टाउ, ये हम देख चुके हैं, xt अगर ut है तो x ऑफ टाउ u ऑफ टाउ, ht अगर हमारा डेल t है तो h ऑफ t माइनस टाउ, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल ऑफ t माइनस टाउ, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो देयरफॉर y ऑफ t इट इज़ रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, xt की जगह पर x ऑफ टाउ की जगह पर u ऑफ टाउ, h ऑफ t माइनस टाउ की जगह पर डेल ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। अब आप यूज़ कीजिए इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन, जिसमें हम क्या लिखते थे कि अगर कहीं ऐसा इंटीग्रल होता था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट डी टी, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते थे हम इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को पुट करते थे 0 और वहाँ से जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करते थे, मतलब t की वैल्यू। तो यहाँ से हमें t की क्या वैल्यू मिली, t नॉट, और जो t की वैल्यू मिली इस पूरे समेशन का इंटीग्रेशन का रिजल्ट x में t की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दीजिए x ऑफ t नॉट, ये रिजल्ट होता था, प्रोवाइडेड ये जो वैल्यू है वो इस इंटीग्रल के लिमिट्स के बीच में लाई करनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है यहाँ हमारा, टाउ के रिस्पेक्ट में। तो आप इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को पुट कीजिए 0 और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, टाउ की वैल्यू। यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या मिली,
t वो इस लिमिट के बीच में आ रही है, तो इस पूरे रिजल्ट इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, जो हमारा x ऑफ t है, मतलब वो यहाँ पर u ऑफ टाउ है, उसकी वैल्यू एट टाउ इज इक्वल्स टू t। अगर आपने टाउ की जगह t पुट कर दिया तो ये रिजल्ट क्या मिला हमें, u ऑफ t। तो अब यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि हमने ut को किसी इम्पल्स फंक्शन del t के साथ कन्वॉल्व किया और रिजल्ट हमारा क्या आया, सेम वही फंक्शन जिसको हमने कन्वॉल्व किया था। तो ये हमारा पहला कंक्लूजन कि अगर दो स्टेप फंक्शंस को हम कन्वॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक रैंप फंक्शन होगा। ये हमारा दूसरा कंक्लूजन, आप किसी भी सिग्नल को अगर इम्पल्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो सेम फंक्शन होगा। ठीक है, जिस फंक्शन को हमने कन्वॉल्व किया इम्पल्स फंक्शन के साथ अगर कन्वॉल्व किया तो रिजल्टेंट हमारा वही सेम फंक्शन होगा। लेकिन हम अभी शिफ्टेड इम्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम इस फंक्शन में शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि इम्पल्स से अगर आप कर रहे हैं तो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट इसी फंक्शन के टर्म्स में आएगा। अगर ये ut है तो ut के टर्म्स में आएगा, rt होता तो rt के टर्म्स में आता। तो अभी एक अगर और फंक्शन हम देख लें कॉन्वोल्यूशन ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड से, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। तो सपोज हमारे पास x ऑफ t है, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर t u ऑफ माइनस t, और h ऑफ t हमारा गिवन है, दैट इज u ऑफ t। आपको अगर इन दोनों फंक्शंस को कन्वॉल्व करके अपना आउटपुट yt कैलकुलेट करना है, तो y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, फिर से आपके पास x ऑफ t गिवन है तो x ऑफ टाउ फाइंड कीजिए, h ऑफ t गिवन है तो h ऑफ t माइनस टाउ फाइंड कीजिए। यहीं पर मान लीजिए अगर यहाँ पर h फंक्शन होता, ये h फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, कॉम्प्लिकेटेड, तो उसके केस में h ऑफ t माइनस टाउ फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाता। तो आप क्या कीजिए, उसके केस में आप x ऑफ t माइनस टाउ फाइंड कीजिए, क्योंकि हमने देखा, अभी बात की हमने कि आप किसी पर भी टाइम शिफ्टिंग और रिवर्सल ले सकते हैं, चाहे तो h पर ले सकते हैं चाहे तो x पर ले सकते हैं। यहाँ खैर हमारा h ऑफ t ही ईजी फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ देखें x ऑफ t अगर हमारा गिवन है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर t u ऑफ माइनस t, तो यहाँ से x ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, e टू द पावर टाउ u ऑफ माइनस टाउ। h ऑफ t गिवन है ut, तो h ऑफ t माइनस टाउ ये क्या हो जाएगा, u ऑफ t माइनस टाउ। ठीक है, अब फिर से हम इन दोनों फंक्शंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट देखना है, मतलब जो हमारा आउटपुट yt है उस आउटपुट yt की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर टाउ u ऑफ माइनस टाउ, ये हमारा x ऑफ टाउ फंक्शन इंटू h ऑफ टाउ फंक्शन दैट इज u ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। आपको इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन लेना है, तो फिर से हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर जीरो है, कहाँ नॉन जीरो है, कॉमन एरिया कहाँ आ रहा है। अगर हम इस फंक्शन की लिमिट्स देखें, ये जो हमने लिख रखा है u ऑफ माइनस टाउ, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, u ऑफ माइनस टाउ मतलब जैसे ut पर टाइम रिवर्सल आप लेते हैं, मतलब ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से टाउ की वैल्यू जीरो तक एग्जिस्ट करेगा। और ये जो फंक्शन है ये हमने देखा, इसको दो केसेस में आप ड्रॉ करेंगे, एक फॉर t ग्रेटर देन जीरो और एक फॉर t लेस देन जीरो। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें, शेप वाइज ये फंक्शन e टू द पावर टाउ के जैसा होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक। तो आप अगर यहीं ड्रॉ कर लें, ये इस टाइप का कुछ आपको फंक्शन मिलेगा, x ऑफ t माइनस टाउ, x ऑफ टाउ दैट इज e टू द पावर टाउ u ऑफ माइनस टाउ। u ऑफ माइनस टाउ है इसलिए माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक दिख रहा है आपको। शेप वाइज ये फंक्शन कैसा है, e टू द पावर टाउ के जैसा। हमें शेप से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो डायरेक्ट यही लिखेंगे e टू द पावर टाउ। हमें बस लिमिट्स देखनी है कि ये फंक्शन कब तक नॉन जीरो है, ठीक है। और इसके नीचे आप अगर ये दो फंक्शंस ड्रॉ करें, ये टाउ के रिस्पेक्ट में आपने ड्रॉ किया है, ये भी आप टाउ के रिस्पेक्ट में अगर u ऑफ t माइनस टाउ ड्रॉ कर रहे हैं फॉर t लेस देन जीरो, तो ये फंक्शन फिर से आपने देखा था ये नेगेटिव साइड में t पर एंड हो जाएगा। और अगर आप यही फंक्शन ड्रॉ करते हैं फॉर t
greater than 0 u of minus t, that is u of t minus tau, तो अब ये फंक्शन पॉजिटिव साइड में एंड होगा, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया देखना चाहते हैं तो इन दोनों के केस में कॉमन एरिया कहां से कहां तक है? अगर आप इस फंक्शन और इस फंक्शन के लिए डिफाइन अगर कर रहे हैं तो फॉर t लेस देन 0 अगर आपने आउटपुट को डिफाइन किया तो y ऑफ t की वैल्यू t लेस देन 0, ये फंक्शन तो हमारा हर केस में ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो h ऑफ t माइनस टाउ है उसकी दो वैल्यूज हैं, वो फंक्शन या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ t। तो t लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू है, इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t। तो अब हमने रिजल्ट क्या लिखा? इंटीग्रेशन का सम, ये जो हमारी लिमिट्स है ये हमने लिखी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t, माइनस इन्फिनिटी से लेकर t तक, उस बीच में ये जो फंक्शन है हमारा इसकी वैल्यू कितनी है? e टू द पावर टाउ, ठीक है, इनटू ये जो फंक्शन है हमारा इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी कितनी है? 1, ये सभी वैल्यूज कितनी हैं? 1 है, तो इनटू 1 इनटू डी टाउ। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? दैट इज इंटीग्रेशन का रिजल्ट e टू द पावर टाउ, इसमें लिमिट्स पुट कीजिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t, तो ये वैल्यू क्या होगी अब? e टू द पावर t और माइनस, जब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे टाउ की जगह तो पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, दैट इज माइनस 0। तो आपके पास ये आउटपुट yt की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर t फॉर किसके लिए कैलकुलेट किया आपने? t लेस देन 0 के लिए, एक रिजल्ट आ गया। अब अगर आप t ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? केस 2 फॉर t ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए अगर आप yt देख रहे हैं, मतलब अब आपको इस सिग्नल का कॉमन एरिया देखना है किसके साथ? इस सिग्नल के साथ। तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पर एंड हो जा रहा है? 0 पर, और ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? t तक। तो कॉमन एरिया कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये भी है और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये सिग्नल भी है, तो दोनों का जो कॉमन एरिया है वो माइनस इन्फिनिटी से 0। इसलिए अब हम जो इंटीग्रेशन लिखेंगे उसकी लिमिट्स हम माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लिखेंगे? 0 तक लिखेंगे। उस बीच में ये जो फंक्शन है हमारा, फिर से इस फंक्शन की वैल्यू 1, मतलब इस ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू e टू द पावर टाउ और इसकी वैल्यू क्या है? फिर से 1 है। तो इन दोनों की वैल्यूज अगर हम पुट करें तो इंटीग्रेशन e टू द पावर टाउ इंटू 1 इंटू डी टाउ। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करें दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर टाउ माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ये वैल्यू क्या होगी? e टू द पावर 0 इज 1 माइनस, अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई? देयरफॉर y ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल अगर आप दोनों कंडीशंस को एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम? देयरफॉर y ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर t for t less than 0 and it is equals to 1 for t greater than or equals to 0। तो ये हमारा रिजल्ट है फॉर कॉन्वोल्यूशन। ये जो हमने दो सिग्नल्स लिए उन दोनों सिग्नल्स के लिए ये हमारे कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है। तो अभी तक हमने दो सिग्नल्स के लिए ये ग्राफिकली कन्वोल्यूशन करना उनको सीखा, लेकिन एग्जाम में जब आप मान लीजिए अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपको इसी मेथड से करना है, लेकिन आप एक सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हैं तो उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन। तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन डील करेंगे। तो अगर हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन, जब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कभी भी जब आप कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कॉन्वोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम्स के लिए ही डिफाइंड है। मतलब सिस्टम आपको पता है कैसा है, लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है। तो पहले तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉन्वोल्यूशन की देख रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी एंड प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन लीनियरिटी भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें ज़्यादा टाइम इनमें हम
नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कम्यूटेटिव वर्ड से ही, जैसा आप डिजिटल में ही पढ़ते हैं जब आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर हमें yt मिल रहा है xt को ht के साथ कन्वॉल्व करके, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम और लिख सकते हैं कि चाहे आप xt को ht के साथ कन्वॉल्व करें या फिर ht को xt के साथ कन्वॉल्व करें, ये जो रिजल्ट है हमारा वो सेम होगा। मतलब जो कॉन्वोल्यूशन है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब yt जिसको आप ऐसे लिखते थे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ टाउ x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ कॉन्वोल्यूशन। वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ कन्वोल्यूशन मीन्स अगर आपके पास y ऑफ t ऐसा है जो आपको तीन फंक्शंस के कॉन्वोल्यूशन से मिल रहा है, x1 ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ x2 ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ x3 ऑफ t, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसमें क्या दिख रहा है हमें, जो रिजल्ट है हमारा, पहले हम x1 और x2 को कन्वॉल्व कर रहे हैं और उसके रिजल्टेंट को हम x3 के साथ कन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हम चाहें तो ये जो ऑर्डर ऑफ कन्वोल्यूशन है ये चेंज कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो पहले हम x1 और x2 और x3 को कन्वॉल्व कर लें और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको हम x1 के साथ कन्वॉल्व कर लें, तो भी जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। हमने पहले x2 x3 को कन्वॉल्व कर लिया, इनके रिजल्टेंट को अगर हम x1 के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो भी हमारी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। मतलब कन्वोल्यूशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इससे एक चीज़ आप और देख सकते हैं सपोज हमारे पास ऐसे कैस्केडेड सिस्टम्स हैं, ठीक है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h1t है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h2t है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h3t है। अगर आप यहाँ से x ऑफ t इनपुट अप्लाई करेंगे हर सिस्टम के लिए, अगर आप इंडिविजुअल आउटपुट्स देख लें, इस सिस्टम के लिए इनपुट पता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, तो इसका आउटपुट y1 ऑफ t आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर y1 ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h1 ऑफ t, ठीक है। अब इस सिस्टम के लिए जो y1t होगा वो इनपुट है, इनपुट पता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, तो इस सिस्टम का आउटपुट भी आप बता सकते हैं। y2 ऑफ t की क्या वैल्यू होगी, y2 ऑफ t के लिए इनपुट क्या है, y1t, जिसकी वैल्यू कितनी आपने फाइंड की, xt कन्वॉल्व्ड विथ h1t, ये हमारा इनपुट हो गया इस सिस्टम के लिए। और इसको किसके साथ कन्वॉल्व करना है, इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, जो कितना है, h2 ऑफ t। अब ये जो चीज़ है y2 ऑफ t, ये थर्ड सिस्टम के लिए इनपुट है, इसका भी इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको पता है, और यहाँ से हमारा फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा y ऑफ t। तो फाइनल आउटपुट y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, इनपुट y2 ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h3 ऑफ t, और y2 ऑफ t की वैल्यू कितनी है, x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h1 ऑफ t, इसका कॉन्वोल्यूशन विथ h2 ऑफ t, ये तो हमारा इस सिस्टम के लिए इनपुट हो गया। और इस पूरे इनपुट को आप किसके साथ कन्वॉल्व करेंगे, इस इम्पल्स रिस्पॉन्स h3 ऑफ t के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, y3 ऑफ t। तो आप अगर चाहें, अभी हमने लिखा कि हम अगर कॉन्वोल्यूशन का ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो इन तीनों को पहले आपस में कन्वॉल्व कर लीजिए और उसको xt से कन्वॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, y ऑफ t। मतलब हम y ऑफ t ओवरऑल आउटपुट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि h1 ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h2 ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h3 ऑफ t, और इनका जो रिजल्टेंट है उसका कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, इनपुट के साथ, x ऑफ t के साथ। इसका मतलब अगर हम इन तीन कैस्केडेड सिस्टम्स के लिए एक इक्विवेलेंट बताना चाहते हैं कि यहाँ से हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम एक सिंगल सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकें इसको, जिसमें हम इनपुट xt अप्लाई करें और हमारा आउटपुट यहाँ पर वही मिल जाए जो पहले मिल रहा था, yt। तो yt की वैल्यू देखिए कितनी है, xt को किससे कन्वॉल्व करना पड़ेगा, इस वैल्यू से। इसलिए इस ओवरऑल सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा ht, उस ht की वैल्यू क्या होगी, जो इंडिविजुअल इम्पल्स रिस्पॉन्सेस थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपने ट्रांसफर फंक्शन की जब आप बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और कैस्केडिंग अगर होती है तो वहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप
इम्पल्स रिस्पॉन्सेज को देखें टाइम डोमेन में, तो अगर सिस्टम कैस्केडेड हैं तो उनके इम्पल्स रिस्पॉन्सेज क्या हो जाएंगे, अगर आप एक सिंगल सिस्टम से उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जो इंडिविजुअल इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हैं उनका आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्वोल्यूशन लेना पड़ेगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप देखें दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कहीं पर yt है हमारा, जो वैल्यू हमें मिल रही है x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t प्लस और माइनस h2 ऑफ t के साथ, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे a इंटू बी प्लस सी को आप ab प्लस ac लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप बारी बारी से एक बार xt को h1t के साथ कन्वॉल्व कर लीजिए, एक बार xt को h2t के साथ कन्वॉल्व कीजिए। बीच का जो साइन यहाँ पर है एज इट इज आपको साइन लेना है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t, और जो ये साइन यहाँ है प्लस और माइनस, फिर से x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t। ये कौन से केसेस में आता है, जब पैरेलल सिस्टम्स होते हैं। मतलब सपोज आपके पास इस टाइप का अगर है, ये हमारा h1 ऑफ t है, इस सिस्टम के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स, और दूसरे सिस्टम के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स है h2 ऑफ t, और आप यहाँ से एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं x ऑफ t। इन दोनों का जो आउटपुट आ रहा है, इन दोनों के आउटपुट्स को अगर आप एक समर में अप्लाई कर रहे हैं जो प्लस या माइनस साइन के साथ, ये अगर वैल्यूज़ यहाँ आ रही हैं, ठीक है, दोनों ही किसी भी साइन के साथ आ सकती हैं। तो अगर यहाँ आउटपुट आप देखते x ऑफ t ही इसमें भी इनपुट है, तो x ऑफ t h1t के साथ कन्वॉल्व होकर यहाँ क्या देगा आपको आउटपुट, x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t। यहाँ क्या होगा, x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t। तो जो ओवरऑल आउटपुट आपको मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा, x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1t, ये प्लस माइनस साइन के साथ, और फिर प्लस माइनस x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t। तो आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x ऑफ t कन्वॉल्व विथ प्लस माइनस h1t, ये प्लस माइनस साइन होगा, फिर प्लस माइनस h2 ऑफ t। तो इसलिए अगर आप इसके लिए इक्विवेलेंट सिस्टम लिखते हैं, पैरेलल सिस्टम्स के लिए इक्विवेलेंट सिस्टम, तो इसको आप एक सिंगल सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर आप अगर x ऑफ t इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और आपको वही आउटपुट yt चाहिए, तो यहाँ जो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, h1t प्लस माइनस h2 ऑफ t। जो भी जिस सिंबल के साथ, अगर प्लस के साथ आ रहा था h1t तो प्लस h1t लेना है, माइनस h1t आ रहा था तो माइनस h1t लेना है, ऐसे ही h2 के साथ भी ये साइन जो भी होगा वो साइन आपको यूज़ करना है। तो ये जो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, ये कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन लीनियरिटी की अगर बात करें, मतलब अभी आपने बोला कि कॉन्वोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम्स के लिए डिफाइंड है, तो उसके लिए अगर हम सिर्फ LTI सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब सिस्टम लीनियर है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी कॉन्वोल्यूशन फॉलो करेगा। तो उस पर अगर हम देखें, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लीनियरिटी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि एनी लीनियर ऑपरेशन ऑन एनी ऑफ द इनपुट्स ht और xt will result in the identical operation on the output y of t। मतलब आप y of t is equals to क्या लिखते हैं, x of t कन्वॉल्व विथ h of t। तो प्रॉपर्टी कहती है अगर हम xt में या ht में कोई भी लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, तो हमारा सेम लीनियर ऑपरेशन किस पर परफॉर्म हो जाएगा, yt पर परफॉर्म हो जाएगा। नॉर्मल लीनियर ऑपरेशंस क्या हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो अगर हमारे पास ये रिजल्ट है, तो अगर हम xt को एक बार डिफरेंशिएट कर लें, अगर हमने कन्वॉल्व करके देखना चाहा x डैश ऑफ t को अगर हम ht के साथ कन्वॉल्व करें तो क्या होगा। अगर xt ht का कन्वॉल्यूशन yt था, इनमें से एक को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो अब रिजल्टेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर पहले yt आउटपुट था तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, y डैश ऑफ t हो जाएगा। अगर हमने xt को एज इट इज रखा, अगर हमने h पर वही लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो भी अगर xt ht का yt था, इनमें ht पर अगर हमने कोई लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो जो पहले जो हमारा आउटपुट था उस पर भी सेम यही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मतलब आउटपुट फिर से क्या होगा,
y डैश ऑफ t। अगर हमने दोनों पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, x पर भी डिफरेंशिएशन कर लिया एक बार और h को भी डिफरेंशिएट कर लिया एक बार, अब हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या होगा? जो ऑपरेशन आपने इन पर परफॉर्म किया टोटल कितने टाइम्स परफॉर्म हो गया? 2 टाइम्स। तो अब जो हमारा आउटपुट होगा वो भी क्या होगा? जो एक्चुअल आउटपुट था उसका डबल डिफरेंशिएशन होगा। इसका यूज़ क्या है? जैसे आपने देखा, अभी 2 चीज़ें देखी आपने। पहली चीज़ आपने देखी कि ut का कॉन्वोल्यूशन ut के साथ हमें क्या रिजल्ट देता है? RT देता है। ठीक है, इसको देखने के लिए हमें ग्राफिकली जब हम गए तो काफ़ी टाइम लगा। और आपने एक और चीज़ ये देखी कि किसी भी फंक्शन को अगर हम इम्पल्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? सेम फंक्शन। तो इसका मतलब अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इन इम्पल्स फंक्शन के फॉर्म में ला सकें तो उसके बाद हमारा कन्वोल्यूशन ईजी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारा xt ut था और ht भी ut था, अगर हमें इनको कन्वॉल्व करना था, तो अगर हम एक बार x को डिफरेंशिएट कर लें तो x का डिफरेंशिएशन, यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा? इम्पल्स फंक्शन। अब अगर हम इनको कन्वॉल्व करते x डैश ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t, तो x डैश मतलब डेल t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t मतलब ut। और हम जानते हैं किसी भी फंक्शन को इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो सेम फंक्शन मिलेगा, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या मिलेगा? हमें ut मिलेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं है। ये हमारा कौन सा आउटपुट है? जो एक्चुअल आउटपुट होता, हमने x पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लिया, इसलिए जो हमारा ये आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंशिएशन है। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। y डैश ऑफ t ut है, देयरफॉर y ऑफ t क्या होगा? ut का इंटीग्रेशन, और ut का इंटीग्रेशन क्या मिल जाता आपको? रैम्प फंक्शन r ऑफ t, जैसा आपको यहाँ से मिला था। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लीनियरिटी को यूज़ करते हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है जिसको डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिल जाएगा? इम्पल्स फंक्शन, तो आप उसको एक बार 2 बार डिफरेंशिएट करके इम्पल्स के फॉर्म में ले आइए, फिर उसको ht के साथ कन्वॉल्व कीजिए। जो रिजल्ट आपका आएगा वो एक्चुअल आउटपुट नहीं होगा। जितने टाइम्स आपने x पर डिफरेंशिएशन यूज़ किया होगा, एक्चुअल आउटपुट के लिए उतने ही टाइम उस yt को इंटीग्रेट कीजिए, फिर आपको एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लीनियरिटी। लास्ट प्रॉपर्टी अगर हम देख लें तो लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी। बिल्कुल ऐसे ही आपको यूज़ करनी है वो भी, क्योंकि सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट भी है, तो इसके लिए आप टाइम इनवेरिएंसी भी अप्लाई करेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी। टाइम इनवेरिएंसी के लिए हम जानते हैं फिर से, अगर xt कन्वॉल्व विथ ht आपको yt देता है तो सिस्टम अगर टाइम इनवेरिएंट है, इसका मतलब हम अगर कोई भी टाइम शिफ्ट इस ht में xt में या ht में अप्लाई करें तो उसका आउटपुट पर यही इफेक्ट होगा कि जितना आपने xt या ht को टाइम में शिफ्ट किया है उतनी ही शिफ्टिंग आपको आउटपुट में मिल जाएगी। मतलब अगर हम x ऑफ t को t0 से डिले कर दें और उसके बाद अगर हम ht के साथ कन्वॉल्व करें तो रिजल्टेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? जो प्रीवियस रिजल्टेंट था वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा इतने ही अमाउंट t0 से। या फिर हम xt को अगर कन्वॉल्व करते, शिफ्टिंग अगर हमने h में ली होती तो भी हमारा रिजल्ट यही होता y ऑफ t माइनस t0। अगर हम दोनों में ले लेते तो x ऑफ t माइनस t0 को कन्वॉल्व करते h ऑफ t माइनस t0, तो रिजल्टेंट अब हमारा जो टोटल शिफ्टिंग होती y में, वो टोटल शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी हो जाती? माइनस t0, ये दोनों ऐड होकर हमें क्या दे देते रिजल्टेंट? y ऑफ t माइनस 2t0। ठीक है, तो ये है हमारी प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी। इसका क्या यूज़ है? जैसे अगर आपको कन्वॉल्व करना होता u ऑफ t कन्वॉल्व विथ u ऑफ t माइनस 4, आप जानते हैं स्टेप के साथ कॉन्वोल्यूशन क्या देता है? रैम्प, मतलब rt। तो अगर आपने किसी एक में शिफ्ट ले लिया तो रिजल्टेंट भी क्या होगा? r ऑफ t माइनस
4। अगर आपको कन्वॉल्व करना होता u ऑफ t माइनस 3 कन्वॉल्व विथ u ऑफ t माइनस 4, तो अब रिजल्टेंट क्या होता, स्टेप का स्टेप के साथ कॉन्वोल्यूशन रैंप मिलता, टोटल शिफ्टिंग ऐड होकर कितनी हो जाती है r ऑफ t माइनस 7। अगर कहीं पर होता u ऑफ t माइनस 3 कन्वॉल्व विथ डेल ऑफ t प्लस 4, क्या होती वैल्यू, किसी भी फंक्शन को इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट किस फॉर्म में आएगा, जिस फंक्शन को हम कन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये तो हमें पता है कि रिजल्टेंट हमारा ut के फॉर्म का आने वाला है। टोटल शिफ्टिंग कितनी है, -3 और +4, रिजल्टेंट कितना आया +1, तो देयरफॉर वैल्यू क्या होगी u ऑफ t प्लस 1। तो ये हमने अभी जो कन्वोल्यूशन लिया है, ये अभी हमने सिर्फ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के कन्वोल्यूशन को लिया है। इसमें आज हमने जो देखा वो सिर्फ क्या देखा अभी तक, ग्राफिकली कन्वॉल्व करना, है ना। तो यहाँ ग्राफिकल कन्वोल्यूशन जो है वो टाइम लेगा, इसलिए हमने लास्ट में क्या पढ़ी, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके और जो दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे पास कि स्टेप और स्टेप का रिजल्टेंट कन्वोल्यूशन का रैंप देगा, किसी भी फंक्शन को इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट सेम फंक्शन के फॉर्म का मिलेगा। इनको यूज़ करके अब हम कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उनके लिए आउटपुट देखेंगे सिस्टम का कैसा होगा, कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स देखेंगे जिनसे हम जल्दी फाइंड कर सकें इन चीज़ों को, डिफरेंशिएशन देखेंगे सिग्नल्स का, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर आप सिग्नल को डिफरेंशिएट करके इम्पल्स के फॉर्म में आ जाएं तो आप इम्पल्स में अगर इनमें से एक भी चीज़ xt या ht अगर इम्पल्स में कन्वर्ट हो गई तो हम काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सिग्नल्स को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन को या कन्वोल्यूशन समेशन को शुरू करके डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स का भी आउटपुट देखना शुरू करेंगे। तो अभी तक आप जो लास्ट लेक्चर जो हमारा मॉड्यूल था 1 का, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम्स आपने की हैं उन पर आप प्रैक्टिस कीजिए भी प्रॉब्लम्स की। कन्वोल्यूशन अभी हमारा 1 से 2 लेक्चर और हमें लग सकता है इनमें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, जब भी आपको टाइम डोमेन में किसी सिस्टम का आउटपुट बताना है तो सिर्फ और सिर्फ कन्वोल्यूशन ही वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम से भी मिलती ही हैं और कन्वोल्यूशन से भी मिलती हैं, चाहे वो कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन का क्वेश्चन हो या फिर डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन का क्वेश्चन हो। तो इसलिए इनको अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जहाँ भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।